नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राज प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राजू श्रीवास्तव का हुआ निधन। राजू श्रीवास्तव ने 42 दिन लड़ी मौत से जंग। दिल्ली के एम्स में 58 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। संबित पात्रा ने भारत जोड़ो यात्रा की फोटो ट्वीट कर कसा तंज। कांग्रेस नेताओं ने किया पलटवार। बीजेपी ने शराब व्यापारी का रिश्ता सीएम केजरीवाल से जोड़ा। आपने किया पलटवार। साकेत कोर्ट ने खारिज की इस शख्स की अर्जी। कुतुब मीनार परिसर पर जताया था मालिकाना हक। एम्स से डिस्चार्ज किए गए आप विधायक अमानतुल्ला खान आज अदालत में होगी पेशी। कॉमेडी के दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज कॉमेडियन का निधन हो गया। बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न होने के बाद भी उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए और सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सबको रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद उनके पीए राजेश शर्मा ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में हूं, अभी मेरी बात हुई है। राजू भाई का जाना बहुत बड़ी क्षति है हम सबके लिए। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर भारत जोड़ो यात्रा की एक फोटो को ट्वीट करने को लेकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने भारत जोड़ो यात्रा की जो फोटो ट्वीट की है, उसमें राहुल गांधी एक बच्ची का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। इस फोटो को ट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने लिखा कि जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है, तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा के इस ट्वीट को लेकर कई कांग्रेस नेता भड़क गए और उन पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया, क्या बीजेपी प्रवक्ता इससे ज्यादा नीचे भी जा सकते हैं? वह एक छोटी बच्ची है और किसी भी वोट बैंक का हिस्सा बनने के लिए बहुत छोटी है। कृपया उसे अपनी छोटी सोच से दूर रखें। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वह एक बच्चे के प्रति एक साधारण अच्छा व्यवहार है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया कि एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। यात्रा में अपार जनसमूह देखकर बौखलाना एक बात है, पर नफरत में इस तरह अंधा होना। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि ये उससे भी बदतर है। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो वाला मिल गया है, जो कपड़ों तक में आपस में लड़ाई कराए वो देशभक्त नहीं, सिर्फ मोदी भक्त हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने वापस ले ली गई है। नई आबकारी नीति के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक करीबी को शराब का ठेका दिया था। केजरीवाल पर ताजा हमला करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पार्टी मुख्यालय में करमजीत सिंह लांबा नाम के एक व्यक्ति की केजरीवाल और आपके विधायक सौरभ भारद्वाज के साथ तस्वीर दिखाई और कहा कि वह शराब वितरण का ठेका हासिल करने वाली कंपनी यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन में न सिर्फ साझेदार थे, बल्कि उन्होंने आपके टिकट पर स्थानीय निकाय का चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करणजीत सिंह लांबा को सारे नियमों की अनदेखी करके शराब का ठेका दे दिया। कोई पारदर्शिता नहीं, इनका केवल एक ही मकसद है, बेईमानी। बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल किया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को स्पष्ट करना चाहिए कि वे अपने करीबियों को भ्रष्टाचारी की रेवड़ियां क्यों बांट रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने नियमों की अनदेखी की और शराब के ठेकों में पारदर्शिता नहीं बरती। कुतुब मीनार परिसर से जुड़ी कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद की एक अर्जी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 19 अक्टूबर से कोर्ट आगे
सुनवाई शुरू करेगा कि क्या पूजा अर्चना का अधिकार मांगने वाली हिंदू पक्षकारों की अर्जी सुनवाई लायक है या नहीं। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने कुतुब मीनार की जमीन को पारिवारिक जमीन बताया। उन्होंने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। इससे पहले महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह के वकील 24 अगस्त को हुई सुनवाई में अदालत नहीं पहुंचे थे। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह का दावा है कि आगरा से मेरठ तक की जमीन पुश्तैनी है, इसलिए कुतुब मीनार के आसपास की जमीन पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण याचिकाओं का विरोध कर रहा है। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। वर्तमान में कुतुब मीनार परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। एएसआई का सवाल है कि पिछले 150 साल से कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद ने कुछ क्यों नहीं कहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सीने में दर्द होने की शिकायत पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया। वहीं सोमवार को भी विधायक चेस्ट पेन की शिकायत पर अस्पताल गए थे, जहां इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि मंगलवार को फिर से तबियत बिगड़ने पर अमानतुल्लाह खान को एम्स ले जाया गया। इलाज के बाद मंगलवार बुधवार दरमियानी रात करीब 12:30 बजे उन्हें एम्स से छुट्टी मिल गई। वे अभी एसीबी में हैं। खान को शाम 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमानतुल्लाह खान को मेडिकल के लिए बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां ईसीजी रिपोर्ट में डॉक्टर ने उतार चढ़ाव महसूस किए, जिसके बाद अमानतुल्लाह खान को एम्स के लिए रेफर किया गया। अमानतुल्लाह खान की रिमांड बुधवार को खत्म हो चुकी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा है, बोल उठा ये जग सारा जय। युग की जंजीरों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक्सट्रेक्स जैकलिन फडणवीस की डिजाइनर लिपाक्षी को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी केस में गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। आरोप है कि सुकेश ने जैकलिन की ड्रेस के लिए लिपाक्षी को लाखों रुपए दिए। वहीं सोमवार को भी ईओडब्ल्यू ने लिपाक्षी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो बीमार होने की वजह से नहीं पहुंची थी। सोमवार को एक्ट्रेस जैकलिन फडणवीस से भी सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 घंटे पूछताछ हुई थी। इससे पहले 14 सितंबर यानी बुधवार को भी जैकलिन से 8 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। जैकलिन से हुई पूछताछ में उनके साथ पिंकी रानी भी थी। पिंकी का आरोप है कि उन्होंने ही सुकेश से जैकलिन का परिचय कराया था। बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही से भी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी मामले में पूछताछ हो चुकी है। नोरा से पूछताछ के बाद आर्थिक अपराध शाखा के विशेष सीपी रविंद्र यादव ने बताया था कि जो गाड़ी उन्हें दी गई थी वो उनके कजन के पति को मिली थी। मॉनसून की विदाई से पहले ही दिल्ली एनसीआर में हवा की सेहत बिगड़ने लगी है। एनसीआर के शहरों की हवा साफ व संतोषजनक से औसत श्रेणी में पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 के आंकड़े के साथ औसत श्रेणी में रहा। सबसे खराब हवा 141 AQI के साथ गुरुग्राम की रही। वहीं फरीदाबाद का 121, गाजियाबाद का 105, ग्रेटर नोएडा का 121, नोएडा का 111 व दिल्ली के नजदीकी पलवल का AQ 105 रहा। इसके अलावा मेरठ और हापुड़ की हवा ठंडी रही। उधर प्रदूषण के घिरते खतरे को देखते हुए सरकारी एजेंसियों भी हरकत में आ गई हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पराली के समाधान के तौर पर बताए जा रहे बायो डिकम्पोजर लैब का दौरा किया, जबकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने पटाखों पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। परिवहन विभाग वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए अपने प्रवर्तन दस्ते को बढ़ा रहा है। दरअसल दिल्ली में हर साल जून के आखिरी सप्ताह में मानसून का आगमन होता है, व सितंबर के तीसरे सप्ताह में विदाई होती है। इस वर्ष 30 जून को दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दी थी, व इसके बाद पूरे जुलाई अच्छी बारिश हुई थी। इस वजह से प्रदूषण स्तर में गिरावट आई
आई थी। अब सितंबर में मानसून की विदाई नजदीक आते ही हवा की सेहत बिगड़नी शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बीते सोमवार दिल्ली में एक और मंकी पॉक्स का मरीज सामने आया था। जानकारी के मुताबिक नाइजीरिया की 30 वर्षीय महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई, जिसे दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार को मंकी पॉक्स का नया मामला सामने आने के बाद दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है। हालांकि इसी बीच राहत की बात यह है कि 9 मरीजों में से 6 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है और अब अस्पताल में केवल 3 मरीज भर्ती हुए हैं। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि इस वक्त अस्पताल में मंकी पॉक्स से संक्रमित 3 महिलाएं भर्ती हैं और सभी अफ्रीकी मूल की हैं। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे मरीजों की स्थिति में सुधार हो रहा है और जिस महिला को सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया उसकी भी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी मरीजों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं देश भर में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक भारत में कुल 14 मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स की बीमारी ने जुलाई के महीने में देश में दस्तक दी थी। 14 जुलाई को पहला मामला सामने आया था। वहीं राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला 24 जुलाई को सामने आया था। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल को मंकी पॉक्स संक्रमण से संक्रमितों के इलाज के लिए नोडल स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। बीते 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर कहीं पर रिमझिम तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। इससे मौसम सुहाना तो हो ही गया है, वहीं उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा बीच बीच में धूप भी निकल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि बुधवार यानी आज दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इसका साफ मतलब है कि दिल्ली में अभी मानसून की बारिश होगी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान है कि 26 सितंबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा और इस दौरान हल्की से तेज बारिश भी हो सकती है। ऐसे में तापमान में फिर से गिरावट होगी और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम का मिजाज इसी तरह का बना रहेगा। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में मंगलवार दोपहर बाद से लेकर शाम तक कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई थी। दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में 2 मिमी, वहीं रिज क्षेत्र में 87 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बीती रात तेज रफ्तार वाहनों ने सड़क किनारे मौजूद लोगों को रौंद दिया, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि सभी 6 लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। अभी तक की जांच में पता चला है कि हादसे को अंजाम देने वाला वाहन ट्रक था। हादसा निसारिया मस्जिद के पास 70 फुटा रोड पर हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया है। वहीं चौथे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में मरने वालों की पहचान हो चुकी है। पुलिस के अनुसार चारों ही दिल्ली के सीमापुरी के रहने वाले हैं। न्यू सीमापुरी के रहने वाले 52 साल के करीम, वहीं 25 साल के छोटे खान, 38 साल के शाह आलम, साहिबाबाद के रहने वाले 45 साल के राहुल शामिल हैं। इसके अलावा घायलों में साहिबाबाद के रहने वाले 16 साल के मनीष और दिल्ली के ताहिरपुर के 30 साल के प्रदीप शामिल हैं। इस घटना में शामिल वाहन का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन भी कर दिया गया है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पिछले कई महीनों से जारी तल्खी आज और बढ़ गई। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी का चेहरा कब्जा करना, लूटपाट करने का रह गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने चार्टर प्लेन से जाते हैं और नीचे उतरकर ऑटो में बैठ जाते हैं। उन्होंने केजरीवाल के साधारण आदमी बनने को नौटंकी करार दिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों गुजरात दौरे पर गए केजरीवाल की ऑटो सवारी लेने पर विवाद खड़ा हो गया था। वायरल वीडियो में गुजरात पुलिस मुख्यमंत्री केजरीवाल को प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए नजर आ रही थी। केजरीवाल गुजरात सरकार की सुरक्षा लेने से इनकार करते हुए नजर आ रहे थे। गुप्ता ने शराब नीति में केजरीवाल के लिए कमीशन का रास्ता खोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन से स्पष्ट हो चुका है कि शराब नीति क्यों लाई गई थी। मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को भोजन के तौर पर करीब 200 चीतल को छोड़ने की खबरों का बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने साफ तौर पर खंडन किया है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया में आई इस तरह की खबरों पर नाराजगी जाहिर की है। कुलदीप सिंह ने एक ट्वीट कर कहा कि मेरी केंद्र सरकार से बात के बाद भोपाल प्रधान मुख्य वन संरक्षण श्री जसबीर सिंह ने भी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि किसी भी हिरण या चीतल को नहीं भेजा गया है। सभी से मेरा अनुरोध है कि इस मामले में फैलाई जा रही झूठी खबरों से सावधान रहे। केंद्रीय नेतृत्व का आभार है। एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा, मेरी केंद्र सरकार से बातचीत हो चुकी है। चीतों को एक भी चीतल या हिरण नहीं भेजा गया। इस तरह के समाचार पूरी तरह से भ्रामक एवं झूठे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस तरह की बेबुनियादी बातों पर विश्वास न करें। जीव संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। बता दें कि कुछ जगहों पर दावा किया गया था कि कूनो पार्क में छोड़े गए चीतों के भोजन के लिए पार्क में 200 चीतल छोड़े गए हैं। इस खबर पर बिश्नोई समाज ने आपत्ति जाहिर की थी। बिश्नोई समाज में चीतल का हिरण को लेकर धार्मिक आस्था है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रहने वाले बिश्नोई समाज ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ी। रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई और सभी सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम को लेकर उत्तर रेलवे की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज स्टेशन और पटरियों की साफ सफाई समेत यात्रियों को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन और पटरियों पर साफ सफाई और रेलगाड़ियों के कोचों को डिसइंफेक्टेड करने के निर्देश दिए। हालांकि इसके लिए रेलवे प्रशासन की ओर से पहले से ही काम किया जा रहा है, जिसके लिए यूवीसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर दी जाने वाली सभी सुविधाओं और साफ सफाई को लेकर भी रेल मंत्री ने जायजा लिया। इस दौरान रेल मंत्री ने खुद स्टेशन पर साफ सफाई को लेकर झाड़ू उठा ली और रेल मंत्री को देखते हुए अन्य अधिकारी भी साफ सफाई करने लगे। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि सभी रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई और यात्रियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को लेकर उन्होंने कहा कि ये दिल्ली का एक बड़ा स्टेशन है। हर रोज हजारों अंतर्राज्यीय यात्री यहां से सफर करते हैं। ऐसे में स्टेशन की साफ सफाई एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं के लिए हमें स्टेशन की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा।
आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने दुर्गेश पाठक से ईडी की पूछताछ मामले पर कहा कि दुर्गेश पाठक दिल्ली में एमसीडी की मोर्चा संभाले हुए हैं। इनका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने उनसे 11 घंटे पूछताछ की लेकिन कुछ नहीं मिला। वहीं गुजरात में बीजेपी जितना जनाधार खोएगी उतना ही गिरफ्तारी और छापे का सिलसिला बढ़ता जाएगा। गुजरात और निगम चुनाव बीजेपी हार रही है, इसीलिए बौखलाहट में फर्जी रेड करवा रही है। वहीं आगे विधायक ने कहा, कूड़ा और करप्शन करने वाली बीजेपी की विदाई इस बार एमसीडी से हो जाएगी। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। मोदी और बीजेपी को लगता है कि जेल भेजने से वो गुजरात जीत जाएंगे, तो हम गिरफ्तार होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं विधायक अमानतुल्लाह खान पर दर्ज केस पर दिलीप पांडे ने कहा कि 40 विधायकों पर 169 केस किए लेकिन कुछ नहीं मिला। वहीं अब ऑपरेशन लोटस के तहत आप विधायकों पर केस हो रहे हैं। अमरतुल्ला के खिलाफ केस फर्जी है। इधर उधर के फर्जी रेट को जोड़ा जा रहा है। विधायक दिलीप पांडे ने कहा, गुजरात चुनाव पर प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा गुजरात का चक्कर लगा रहे हैं। गुजरात में अब सीधी लड़ाई आप और बीजेपी के बीच है। आगे उन्होंने ममता के स्थानीय नेताओं पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल के बयान पर कहा कि ममता बनर्जी कुछ भी कहें लेकिन तथ्य क्या कहते हैं वो समझिए। बीजेपी सीरियल किलिंग करती है। ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकारें गिरा के अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में इनका ये ऑपरेशन फेल हो गया है। बाकी राज्यों में इनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह फेल हो गया। ये सभी रेड 3 महीने और चलेंगी, फिर सब खत्म हो जाएगा। गुजरात में बीजेपी साफ हो जाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया की पूर्व छात्रा ईशा को यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा यूरोपियन इंटरपार्लियामेंट स्पेस में प्रतिष्ठित स्पेस सस्टेनेबिलिटी से अवार्ड 2021 से नवाजा गया। ईशा जामिया में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छात्रा थी। ये पुरस्कार समारोह स्पेशल मेंशन ऑफ जूरी श्रेणी में 16 सितंबर को फ्रांसीसी सिनेट पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। ईशा ने नेक्स्ट जनरेशन के उपग्रहों के लिए एक अभिनव सेलिंग डिवाइस की अवधारणा विकसित की। इस सेलिंग डिवाइस में न्यूनतम सेल एरिया और मास के साथ लगातार ऑर्बिटल डीके रेट को बढ़ाने की क्षमता है। यह आइडिया पेटेंट के लिए भी दायर किया गया। यह पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को उनके आइडिया की सराहना के लिए दिया जाता है जो अंतरिक्ष के सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। ये इन वैज्ञानिकों को EIAC में अपने आइडिया रखने के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराता है। जहां कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस महान उपलब्धि के लिए ईशा को बधाई दी और आशा की कि यह विश्वविद्यालय की अन्य छात्राओं को बड़े सपने देखने और मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। बता दें कि ईशा वर्तमान में कंपोनेंट डेवलपमेंट विभाग लाइबनिज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपोजिट मटेरियल GmbH जर्मनी में रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम कर रही हैं। जामिया से बीटेक पूरा करने के बाद उन्होंने 1.5 साल तक कंसल्टेंसी सर्विस में काम किया और फिर नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और म्यूनिक के टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एयरस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। उनके पिता डॉक्टर अनिल कुमार जामिया के हिंदी विभाग में एक एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।